जानते हैं जो 16 महाजनपद में से सबसे महाजनपद है मगध महाजनपद। इसमें से हम लोगों को देखना क्या है कि जब बिंबिसार आया था या फिर मतलब कि हर्यंक वंश आया था, नंद वंश आया था, शिशुनाग वंश आया था, मौर्य वंश आया था, ये सब के सब किस सन में कब आए थे इसके बारे में चाणक्य ने भी क्या कहा था। चाणक्य यानी कि कौटिल्य, उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे कब और किसको कौन शिक्षा देते, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो चाणक्य थे वो किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया और क्या क्या बतलाए थे, सारी चीज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके सन के बारे में हम जानेंगे क्या है। आपको पता है कि 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व से लेके हम लोग महाजनपदों के बारे में जानते हैं। महाजनपद जो है, एक होता है कबीला, एक होता है ग्राम, एक मतलब छोटा छोटा एक कबीला बना। जिस तरीके से आप लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हो तो इस इतिहास में क्या सबसे बड़ा पहले ही केंद्र, राज्य, राजधानी सब कुछ था? नहीं था। इससे पहले क्या बना था? इससे पहले छोटा सा कबीला बनाया गया, उसके बाद ग्राम बनाया गया, उसके बाद जन बनाया गया, उसके बाद जनपद बनाया गया, उसके बाद महाजनपद। यानी जब जन जन को जोड़ने के बाद जनपद हुआ और जनपद जनपद को जोड़ने के बाद क्या हुआ? सबसे बड़ा महाजनपद। तो महाजनपद हो गया। ये सिर्फ टोटल 16 है। तो 16 में जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं इसमें से कि हम सिर्फ मगध के बारे में पढ़ते हैं और सारे कहाँ गए। तो जो हम आप लोग को पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो बताता उसी समय है कि जैसे मगध पर राज्य करने के लिए जो राजा आया था वो सारे जनपद जितने भी और हैं अगल बगल उसके जो भी जनपद हैं, जैसे कि गांधार है, कंबोज है, पाकिस्तान में ये सब हैं। अभी तो 14 माना जाएगा लेकिन 16 में मान लीजिए कि थे दो जो मतलब कि पाकिस्तान के साइड, अफगानिस्तान के साइड थे, इनमें से। तो इन पे कब्जा करते गए। कौन करता गया? ये मगध महाजनपद। पहले बहुत छोटा सा था लेकिन जैसे ही इसका विस्तार हुआ है बहुत बड़ा बनता गया। अब इसका पूरा राज आप लोग को समझना है, मतलब आपको बताया जा रहा है। हर दो वीडियो कम से कम डाल चुकी हूँ जिसमें कि आप लोग को इसी महाजनपद के विषय में बताया गया है। अब इस महाजनपद में आपको देखना क्या है कि कौन सा हर्यंक वंश जब आया था तो कब से कौन से ईसा पूर्व से लेके कब तक उसका शासन चला था और उसमें कितने कितने राजा थे। जो आपको यहाँ पे 8-9 राजा दिखाई दे रहे हैं तो ये किस वंश के थे, बस ये आपको समझना है यहाँ पे। और ये आपको देखना है 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद ये रहा। और इसी के पास में जितने भी जनपद हैं, चाहे सुरसेन है, चाहे कुरु है, चाहे मत्स्य है, अवंती है, ये सारे के सारे जो जनपद हैं इन पे किसका राज्य और कब हुआ था, ये सारे आपको समझना है। अभी हम लोग देखते हैं कि हर्यंक वंश, हर्यंक वंश के बाद हम देखेंगे शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद हम मौर्य वंश देखेंगे। मौर्य वंश में जो अशोक की कहानी हम लोग जानते हैं वो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि उसे भी हमें समझना पड़ता है, इसलिए। अब देखिए हर्यंक वंश कब से कब से था? 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक इतने मतलब इतने समय तक चला था हर्यंक वंश। कौन सा वंश? हर्यंक वंश चला था। उसमें जो राजा आया था उस समय का शासक जो आया था, जो शासन करने के लिए शासक जो आया था हर्यंक वंश का, वो था बिंबिसार। और बिंबिसार मगध का पहला राजा था और वो अपना जो राज्य किया था। अब मान लीजिए कि हमने बता दिया कि हर्यंक वंश, तो हर्यंक वंश में जितने भी राजा आए थे तो 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक थे, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसी 492 के बीच में जितने भी राजा है उतने राज्य किए। तो हम लोग यही जानेंगे बिंबिसार जो आया था, बिंबिसार अपना हर्यंक वंश का पहला ये शासक था, मतलब बिंबिसार ये मगध का शासक था। तो ये आया तो 400 मतलब कि 544 से ईसा पूर्व से लेके 492 तक पूरा टोटल इसका राज्य था। अब यहाँ पे अब देखते हैं कि अजात शत्रु, अजात शत्रु कौन था? अजात शत्रु बिंबिसार का ही बेटा था, पुत्र था। इसका नाम था अजात शत्रु, अजात शत्रु इसका नाम था। इसने अपना राज्य किया था, जो अपना राज्य किया था 492 ईसा पूर्व से लेके 460 ईसा पूर्व तक इसने पूरा टोटल अपना राज्य किया यानी शासन किया था। और उसने उस समय दूसरी बौद्ध संगीति हो रही थी। बौद्ध संगीति आपको महात्मा बुद्ध के विषय में बताई हूँ आपको कि बौद्ध संगीति 4 हुआ था। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था राजगृह में।
राजगीर भी उसे कहा जाता है, उसे राजगृह भी कहा जाता है, क्योंकि राजाओं का जो शासन जहां होता है उसे कहते हैं राजगृह। गृह मतलब घर होता है। और इसके बाद राज्य, राजा, तो राजा, राजाओं का घर, तो पूरे के पूरा राजाओं का शासन उस समय होता था। जितने भी राजा मगध पे जो थे वो राजगृह में, यानी कि राजगृह में ये क्या हुआ था, बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सा, पहली बौद्ध संगीति। उस समय का राजा कौन सा था, तो उस समय का राजा था अजात शत्रु। अजात शत्रु, और यहाँ का जो महाकैश्यप, जो पंडित कहते हैं ना, वो थे कि भाई वो पूजा पाठ कराना, हवन पूजा पाठ जो भी है, बौद्ध संगीति अच्छे से ढंग से खूब कराना, तो उस समय का वो थे। तो राजगृह में ये बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति हुई थी महात्मा बुद्ध, क्योंकि महात्मा बुद्ध वहीं पे मतलब जाके बिहार में ही जहाँ पावापुरी है, पावापुरी, वैशाली में कुशीनगर, ये सब हर जगह मतलब अपना उपदेश देने के लिए पहुंचे थे। जब उनका मृत्यु हो जाएगा, पावापुरी में ही इनका हुआ था, गौतम, ये क्या नाम था इनका, महावीर स्वामी का। तो अब वहां तक पहुंचे तो इनको मतलब दबा तो नहीं दिया जाएगा कि आप क्यों आए हो, जैन धर्म यहाँ चलता है, बौद्ध धर्म आप लेके आए हो, क्यों आए हो, तो ऐसा हुआ नहीं। तो इनका बढ़ावा देने के लिए तो कुछ करेगा। तो उस समय का शासन अजात शत्रु था, और अजात शत्रु ने इनके बौद्ध संगीति, जब उसी समय उनकी मृत्यु हुई, उसी समय उनका बौद्ध संगीति करा दिया गया था 483 में। अब देखो 483 बाद 100 साल के बाद, यानी कि अब इसका 383 में यही बौद्ध संगीति, फिर दूसरी बौद्ध संगीति होगी। वो कौन सा वंश उस समय रहेगा, तो ये भी तो देखना है। तो यहाँ आप लोगों को किसके बारे में पता चला, बिंबिसार के बारे में और अजात शत्रु के विषय में, कि अजात शत्रु ने कब से कब तक किया था और बौद्ध संगीति उस समय का क्या था। अब यहाँ पे जो राज्य करने के लिए मतलब कि बिंबिसार क्या किया, बिंबिसार वैशाली पे भी अपना अधिकार जमाने लगा। अधिकार जमाने के बाद वो वैशाली को पा नहीं पाया। उसके बाद वो आ गया अवंती में, अवंती पे अपना राज्य करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक है अपना इसका नाम है महाजनपद अवंती, अवंती में अपना राज्य करने स्टार्ट कर दिया। तो मतलब कि जिस तरीके से ये मगध से लेके यहाँ तक अपना छेकना स्टार्ट कर दिया था बिंबिसार, बिंबिसार ने ये सब कर लिया। उसका बेटा अजात शत्रु आया। अजात शत्रु ने क्या किया कि काशी और वड़िज को हासिल कर लिया। तो इतने दूर तक तो उसी का हो गया, किसका, कि हरियंक वंश का ही। हरियंक वंश में दोनों ने बाप बेटे ने अपना अधिकार जमा लिया। अब उसके बाद इसी का बेटा आया उदयन, उदयन, इसका नाम था उदयन। ये 460 ईसा पूर्व से लेके 445 ईसा पूर्व तक इसने भी राज किए, और इसने भी कुछ जगहों को ये भी अपना हक जमाने लगा। तो उदयन, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। इसके बाद आया था नागदशक। नागदशक भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि उस समय उसी का जो नागदशक का एक सेनापति था, उसका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये अपना तैयार कर दिया, यानी शिशुनाग वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया, शिशुनाग वंश। तो हरियंक वंश को खत्म कर दिया। कब से कब तक था ये भी आपने समझ देख लिया। अब जो नाग वंश को 445 से, क्योंकि 445 से उदयन हट गया, उसके बाद 445 से लेके 412 ईसा पूर्व तक आ गया आपका नागदशक, और 412 में ही नागदशक का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद आ जाता है शिशुनाग वंश। अब यहाँ पे शिशुनाग वंश आ गया। अब शिशुनाग वंश जब आ गया ये, तो 412 से लेके 384 तक आता है कि शिशुनाग वंश अपना राज्य किया था। कब से लेके 412 से लेके 384 तक शिशुनाग वंश अपना राज करता है। यानी अब वहां पे आता है राजा। अब राजा में पहला राजा शासक था शिशुनाग वंश का, शिशुनाग ही स्वयं था। वो अपना राज्य करना शुरू कर दिया था। वो धीरे धीरे वो भी अपना आगे बढ़ता गया। जैसे अवंती है, वहां पे उसने अपना हक जमा लिया। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। वैशाली पे तो पहले ही अपना अजात शत्रु ने मतलब पहुंच गया था वैशाली तक। अब शिशुनाग वंश आ गया। शिशुनाग वंश 412 से लेके 344 तक शिशुनाग वंश रहा है, ईसा पूर्व तक हो रहा है। क्योंकि इसका ईसा मसीह के पीछे मतलब कि पीछे की बात किया जाए तो मतलब ये घटता जाता है इसका समय। नहीं तो देखो 412 के बाद 344 यहाँ पे आ रहा है, शिशुनाग वंश का समय आ रहा है। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, इतने दिन तक अपना कर लिया। ये वैशाली में इसका फिर दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ पे बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। वैशाली में बौद्ध संगीति हुआ था। तो ये शिशुनाग वंश के समय नहीं हुआ था। उस समय का राजा अब दूसरा आया। कौन आया, कालाकोस आया था।
काला कोस के समय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में, ये वैशाली में हुआ था। तो वैशाली दूसरा, जैसे कि मगध की राजधानी राजगृह बनाई गई थी, वैसे ही इसे हटा के शिशुनाग मतलब शिशुनाग वंश जब आया तो इसे वैशाली दूसरी राजधानी बना दिया गया मगध का। तो मगध की दूसरी राजधानी हो गई वैशाली। पहले कौन सा था? राजगृह। किसके समय में राजगृह बनाया था? बिंबिसार के समय में। बिंबिसार उस समय जब था तब। अब इसके बाद आ गया आपका कालाकोस। कालाकोस 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक इसने अपना राज्य किया और बौद्ध संगीति का इसने निर्माण भाई वो क्या कराया? बौद्ध संगीति कराया, नाच गाने अच्छे से खूब उनका मतलब कि उनके मृत्यु के बाद बौद्ध संगीति होती है 100 साल के बाद, जो राजा आया उसने कराया 383 इसे मतलब ईसा पूर्व में, ठीक है, वैशाली में कराया था। तो दो बौद्ध संगीति को आप लोग बहुत ध्यान से देखना। एक राजगृह में हुआ था जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में, जो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी बौद्ध संगीति कराया था। कौन कराया था? कालाकोस था। ये कालाकोस जो कि कराया था बौद्ध संगीति। ये शिशुनाग वंश के बाद आया था कालाकोस। तो छठवां ये जो राजा था कालाकोस था। उसके बाद सातवें में आया था नंदी वर्मा। तो नंदी वर्मा यानी कि नंदिनी कहिए या फिर नंदी वर्मा कहिए, ये आए राजा। ये 344 ईसा पूर्व से अपना राज्य करने लगे। लेकिन 344 में पदम नंद आया और महापदम नंद ने इस नंदीवर्धन को मार दिया। इसे नंदी वर्धन कहा जाता है, मतलब कि इसका अलग अलग नाम बताया जाता है लेकिन नंदी वर्धन ही है, ठीक है। तो ये क्या किया? महापदम नंद ने इसका हत्या कर दिया। अब बताइए कि हर्यंक वंश तो ऐसे ही खत्म हो गया था क्योंकि उसके नाग दशक को मार दिया था शिशुनाग ने। भाई हर एक का सेनापति ही मारता है और अपना राज्य करना स्टार्ट कर देता है। अगर राजा कमजोर होता है, राजा अगर कमजोर हो गया तब तो मार खा जाएगा। मार खा जाएगा किससे? अपने खुद ही सिपाहियों से मार खा जाता है। तो राजा को पहले बढ़िया होना चाहिए, मतलब ताकतवर होना चाहिए, उससे लोग डरे। तो इससे लोग डरते थे, लेकिन ये नाग दशक से कोई डरा ही नहीं, तो मार दिया गया। और मारने वाला कौन था? शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश अपना एक वंश तैयार कर लिया, हर्यंक वंश खत्म हो गया। शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश में नंदीवर्धन को मार दिया गया, तो शिशुनाग वंश खत्म हो गया। किसने मार दिया? महापदम नंद ने। जब महापदम नंद ने मार दिया तो अपना ये नंद वंश तैयार कर लिया, तो अपना अपना वंशज तैयार कर लिया। चाणक्य की नीति के अनुसार चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन का जो दुश्मन है वो अपना दोस्त होता है, लेकिन दुश्मन का अगर दोस्त है तो अपना दुश्मन होता है। तो कभी भी अपने दुश्मन का अगर दोस्त है तो उसे आप दुश्मन मान के चलना, लेकिन जो दुश्मन का दुश्मन है उसे दोस्त मानोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्योंकि ये चाणक्य की ऐसी ऐसी कुछ नीतियां हैं। बहुत अच्छे अच्छे बात उन्होंने कुछ कुछ बताया है कि राज्य चलाने के लिए जब उन्होंने ये क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। और अर्थशास्त्र में कोई आपको ऐसी बात नहीं बताया थी कि आपका क्या है, आपका प्रॉफिट है, क्या आपका इनकम, उन्होंने यह कुछ नहीं बताया था। उन्होंने यही बताया था, राजनीति के बारे में बताए थे। उसमें पूरे 15 पाठ हैं, उसमें 6000 कम से कम श्लोक हैं। तो ये सारे के सारे उन्होंने बता दिया था। तो ये उसी के अनुसार चलना। अब देखो, जब जैसे ही महापदम नंद अपना विस्तार करने लगा तो नंद वंश आया और महापदम नंद किसको मार दिया था? नंदीवर्धन को मार दिया और आ गया नंद वंश। और नंद वंश का स्थापना 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक हुआ था। 22 ईसा पूर्व तक किसने क्या किया था? महापदम नंद था। महापदम नंद ने एक विशाल सेना का स्थापना किया, विशाल सेना बनाया था कि हम, और केंद्रीय शासन बनाया था कि इस पे केंद्र का शासन रहेगा। जिस तरीके से आज केंद्र का शासन हो रहा है, केंद्र पे शासन किसका किसका हो रहा है, तो केंद्रीय शासन बनाया था। कौन बनाया था? ये महापदम नंद। महापदम नंद से लोग डरते थे। महापदम नंद बहुत ही एक मतलब कि ऐसा व्यक्ति था कि उससे लोग डरते थे। उसने क्या किया? उसने जो यहाँ पे कुरु है, सूरसेन है, कलिंग है, ये सब पे अपना अधिकार जमा लिया था। यहाँ पे कलिंग है, यहाँ पे इसलिए कि ओडिशा को पहले कलिंग कहा जाता था, तो यहाँ पे तो ये सारे के सारे इसने अपना अधिकार जमा लिया। यानी सब देखो, ये धीरे 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 सभी लोगों ने अपना अपना अधिकार जमा के यहाँ तक
इसका बना दिया मतलब कि मगध महाजनपद। तो सबसे बड़ा महाजनपद यहाँ तक बना। लेकिन यहीं तक शांत नहीं होता है, यहीं तक ये शांत नहीं होता, अभी ये आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र भी लेगा, यहाँ पे अपना कंबोज और जो गंधार है महाजनपद ये भी लेगा। तो ये सारे के सारे राजा उस समय के थे ना, ये बता तो रही हूँ आपसे, कि कहते थे कि जो अपने दुश्मन का दुश्मन है ना वो अपना दोस्त होगा, तो दोस्त बना लेते थे। क्योंकि ये किसकी नीति थी? चाणक्य की। चाणक्य को क्या कहा जाता था? विष्णु पुराण भी इनको कहा जाता था, विष्णु गुप्त कहा जाता, सॉरी विष्णु गुप्त कहा जाता था, इनको कौटिल्य भी कहा जाता था। ये अपने दिमाग का बहुत यूज करते थे। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को अपना चेला बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे, तो इन्होंने इस तरीके से इसको बनाया था। तो आया कौन सा? महापद्म नंद। महापद्म नंद ने अपना बहुत बड़ा सेना, विशाल सेना स्थापित किया और इतने लोगों पे राज करने लगा था, इतने राज्यों पे मतलब महाजनपदों पे, सारे महाजनपद को एक कर दिया गया। 16 महाजनपद में से देखिए कि सबको एक कर दिया गया। पढ़ते हैं हम 16 महाजनपद में, इसमें राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ का राजा ये, यहाँ का ये, यहाँ का ये, सारे के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपका गांधार का राजा पूछेगा तो गांधार का आम्बिक है, कंबोज का राजा, गांधार का राजा, पंजाब का राजा, सब राजाओं के बारे में पूछा जाएगा। पंजाब का जो पोरस है उसको भी हरा दिया गया। तो ये सारे के सारे आपस में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरे साम्राज्य अपना, यानी कि इसको कह दिया गया कि भाई ये भारत जो है अखंड भारत के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य बना देता है। अब इसने क्या किया? इस महाजनपद में जो महापद्म नंद है, महापद्म नंद 2 लाख कम से कम पैदल सैनिक रखा था, जब पैदल चलते थे, यानी कि उसके लिए अभी कोई साधन नहीं था। उसके बाद उसने 20,000 घुड़सवार, घोड़े पर सवार सिपाहियों को रखा था। इसके बाद 2000 रथ से लोग जाते थे और 3000 हाथियों का, लगभग इसने इतना ज्यादा विशाल सेना इसने तैयार कर लिया था। कौन तैयार किया था? महापद्म नंद। लेकिन इसके एक बेटा था एक नाम था, पता नहीं पंडु की कुछ ऐसा नाम था, उसने भी किया, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। उसके बाद आया था इसी का बेटा धनानंद, और धनानंद जब आया तो धनानंद बहुत तेजी से बढ़ने लगा, ये भी बढ़ने लगा। लेकिन अब पता है कि अगर पिता कोई काम करके जाता है, राज्य छोड़ के जाता है, तो बेटा उस पर राज्य कर लेता है। दुख होता तब नहीं इंसान जाके कहता कि नहीं हम भी काम करेंगे, वो करना चाहा ही नहीं। महापद्म नंद बहुत बड़ा विशाल सेना तैयार कर दिया, केंद्र का स्थापना कर गया कि मतलब कि यहाँ क्या शासन ये करेगा भाई। तब आया था धनानंद भी बहुत दिमाग का तेज था। देखो अभी सब के सब नंद वंश में चल रहा है, अभी मौर्य वंश आया नहीं है। मौर्य वंश में आप जानोगे तब तो वहां तो और तेजी से फैला, तब वो उसी समय अखंड भारत बनता है। अखंड भारत अभी नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि पहले छोटे छोटे गांव से छोटे छोटे गांव को मिला के छोटा छोटा जन बना के जनपद, छोटे छोटे जन को बना के जनपद बना दिया गया, जिला बना दिया गया। जिला के बाद बड़े बड़े महाजनपद बना दिए गए। अब इतने ही भारत में देखो, यहाँ से लेके जो यहाँ का क्या है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, ये सारे के सारे इतने दूर तक 16 ही महाजनपद बताया जाता है। इस 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद आ जाता है मगध, क्योंकि सारे पे अपना अधिकार सभी लोगों ने धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया था। तो आया कौन? धनानंद। और धनानंद जब आया तो उसकी बेटी थी दूरधरा। उसकी बेटी क्या नाम था? दूरधरा उसकी बेटी का नाम था। और ये धनानंद के पास चाणक्य जब आए थे तो चाणक्य का बात ये माना नहीं था, क्योंकि उस समय कम से कम 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर हमला करना चाहता था। यानी सिकंदर आना चाहता था कहाँ पे? भारत पे अपना अधिकार जमाना चाहता था। लेकिन चाणक्य जो थे, कौटिल्य थे, आए थे धनानंद के पास, बोले कि धनानंद सिकंदर आपके यहाँ आ रहा है और वो हमला करेगा, आप सतर्क हो जाइए। धनानंद इस बात को कहा कि भाई आपका बात सही नहीं है, और आएगा भी तो क्या करेगा, उसको हम संभाल लेंगे। धनानंद ने अपमानित कर दिया किसको? चाणक्य को। चाणक्य चले गए, बोले कि इस अपमान का मैं बदला आपसे लूंगा। और इसी ने 12 साल का लड़का था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना दिया और लेके चले गए तक्षशिला में ही इनका जन्म हुआ था
चाणक्य का। तक्षशिला जो पाकिस्तान में, गांधार का राजधानी है तक्षशिला, जो पहले का महाजनपद गांधार है ना, गांधार की राजधानी तक्षशिला है। तो वहां पे चला गया लेके, और वहीं पे चाणक्य ने आराम से इनको शिक्षा दिया और बताया कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद से अपने हक को लिया जाता है। यानी जब कोई साम दाम दंड से अगर न माने तो किस तरीके से उससे मनाया जा सकता है। तो कभी भी ये नहीं समझना कि अपने जो दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त बना लेना, लेकिन दुश्मन का जो दोस्त है उसे आप अपना दुश्मन ही समझना। तो यहाँ तक उन्होंने बता दिया, लेकिन इस बात को माना नहीं। अब आता है आपका मौर्य वंश। तो मौर्य वंश किस तरीके से आता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि धनानंद को मार देता है, धनानंद को मार देता है और अपने मौर्य वंश का स्थापना कर लेता है 322 ईसा पूर्व में। अपना स्थापना कर लिया, यानी मौर्य वंश का स्थापना कर लिया। एक किसके हिसाब से, ये चाणक्य के, ये विष्णुगुप्त इनको जो कहा जाता है, जो इनको कौटिल्य कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है, इनका जन्म तक्षशिला में हुआ है। ये बहुत तेज इंसान थे, क्योंकि ये तक्षशिला में अध्यापक भी चाणक्य थे। यहाँ पे तक्षशिला में वो अध्यापक भी थे। इनके बात को मान लिए कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कोई बात नहीं, 322 ईसा पूर्व में धनानंद की हत्या कर देते हैं और मगध पर अपना साम्राज्य कर लेते हैं, यानी मौर्य वंश का स्थापना कर लेते हैं 322 ईसा पूर्व में। और शादी किससे कर लेते हैं, इसी की बेटी है दूरधरा से। दूरधरा से शादी कौन कर लेते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य। किससे, दूरधरा से शादी कर लेते हैं। और उसी समय आ रहे थे सिकंदर भारत पे आक्रमण करने के लिए। किसी तरीके से रोका गया और वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाए ना, भारत आ पाए, और वापस वो लौट गए। मतलब सिकंदर लौट गया, अपने देश को चला गया। और उसने गंधार को भी जीता था, उसने पोरस को भी जीता था, उसने कंबोज को, सबको जीतने के बाद आम्बिक राजा था, पोरस का राजा था, सबको जीत लिया था। लेकिन वो चला गया, लौट गया, क्योंकि ब्यास नदी में बहुत तेजी से बाढ़ आया था और सिकंदर हाथियों से आया था। हाथी कभी भी बाढ़ में नहीं चल सकती, मतलब कि कीचड़ में, बरसात में हाथी का चलना मुश्किल है, क्योंकि वो उनको दिक्कत होता है। अब जब वो चला गया, लेकिन सेलुकस निकेटर आया किसके समय, लड़ने के लिए, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये बात था धनानंद के समय, लेकिन धनानंद तो मर गया था, नंद वंश खत्म हो गया था। आया था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश चल रहा था। और सेलुकस निकेटर किसका मतलब कि राजदूत था, राजदूत कहिए या फिर सेनापति था, तो ये था सिकंदर का। सिकंदर जब हमला करना चाहता था भारत पे, तो सेलुकस निकेटर बोला था कि आप न जाइए, आप चलिए, हम मतलब कि हम लड़ने चलते हैं, युद्ध करने चलते हैं। तो इसने कहा कि नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, हम अपने देश को वापस लौट के जाते हैं। ये जाना स्टार्ट कर दिया। तो सेलुकस निकेटर ने ही आके हमला किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको परास्त कर दिया। जब परास्त करने के बाद यानी कि अपने विजय प्राप्त कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य, और जब विजय प्राप्त कर लिए तो गांधार भी, आपको पता है ना कि सिकंदर ने गांधार को जीता था, कंबोज को जीता था, सबको जीता था। तो ये सारे के सारे, ये जितने भी हैं, ये जितने यहाँ तक ले लिया कौन, आगे आपका ये महाजनपद हो गया। ये सारे के सारे हो गया महाजनपद। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। अभी कश्मीर वाला मामला है, अभी कश्मीर वाला मामला सुलझा नहीं है, अभी भी आपको सुलझा, यहाँ पे बताया जाएगा आपको। इसके बाद सेलुकस निकेटर की एक बेटी थी हेलन, उसको कार्नेलिया भी कहा जाता है। इस बेटी से शादी कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य का, और चंद्रगुप्त मौर्य ने आराम से इससे भी शादी कर लिया। पहला शादी किया था किससे, धनानंद की बेटी दूरधरा से, और दूसरा शादी कर लिया हेलन, यानी उसका नाम था हेलना या हेलन इसे कहते हैं। तो अब इसने अपने एक राजदूत को भेजा था, कौन, सेलुकस निकेटर, कि आप जाइए भारत में और मगध पे जाइए, मगध में पता करिए कि हमारी बेटी मतलब सुरक्षित है या कुछ भी। तो इसने अपने एक राजदूत लोग भेजते थे। जैसे सीरिया का राजदूत आया था डाइमेकस, किसके समय में, अशोक के समय में। अशोक के समय में एक और आया था, मिस्र से आया था डाइनेसियस। ये सारे के सारे राजदूत आते हैं। देखो, फिर एक बात और चाणक्य ने कहा था, क्योंकि चाणक्य की नीति समझना जरूरी है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने समझा था इस चीज को, और इसीलिए इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य अपना करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हर एक देश का एक राजदूत भेजो या वहां का लाओ, कम से कम उस देश में क्या हो रहा है पता तो चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आया था कौन, राजदूत।
तो मेगास्थनीज तो इसलिए आया था क्योंकि सेलुकस निकेटर ने भेजा था। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जिस समय अपनी बेटी हेलन की शादी किया था, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इसने सिर्फ भेजा था। तो इसने इंडिका एक पुस्तक है, उसको इसने लिख दिया और बता दिया, उसमें मगध साम्राज्य का पूरा बता दिया लिखा हुआ कि इसमें मगध साम्राज्य के विषय में हम पढ़ सकते हैं। तो किसमें? इंडिका में। इंडिका एक पुस्तक है। तो मेगास्थनीज आया था। लेकिन जो डाइमेकस है, डाइमेकस आया था अशोक के समय, डाइनेसियस आया था अशोक के समय। यार डाइमेकस जो था ना, ये सीरिया का राजदूत था, लेकिन डाइनेसियस जो था ये था मिस्र का राजदूत। तो देखो किस तरीके से उस समय के राजा यहाँ तक पधारे और आए, राजदूत भी आए, राजा ने अपने अपने मतलब कि उसको भेज दिया। एंटियोकस जो था डाइमेकस का राजा था, जो मिस्र का राजा ये था, ठीक है, मिस्र का नहीं, सीरिया का, और मिस्र का फिलाडेल था। तो इस तरीके से राजाओं ने अपने अपने राजदूतों को भेज दिया था। अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, उस चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार किसका, उसकी माता का नाम क्या था? क्योंकि यहाँ पे दो दो हो गए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने दो औरतों से शादी किया, एक था दूरधरा थी और एक थी हेलन। तो बताओ किसका हो सकता है? पहली ये बीवी थी दूरधरा, तो दूरधरा का ही हो सकता है। तो इसने एक बच्चे को पैदा किया और जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। अब इस बिंदुसार ने भी अपने आगे बढ़ा और आगे कुछ बचे हुए महाजनपदों को आपस अपने में मिलाया, बट इसने ज्यादा काम नहीं किया। इसी का बेटा दो आते हैं, एक था सुसीम और एक था अशोक। तो अशोक की आप लोगों को पीछे कल का वीडियो में देखना, बता चुकी हूँ बहुत इसके बारे में। अभी इसका अभिलेख नहीं बताई हूँ, तो अभिलेख आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ तक अभी समझिए, सुसीम जो था, अब बिंदुसार क्या थे? बिंदुसार ने भेज दिया सुसीम को जम्मू कश्मीर और कहा कि यहाँ का राजा आप बन जाओ, यहाँ तक आप राज करो, क्योंकि यहाँ तक लोग पहुंचे ही नहीं थे। और अवंती में भेज देते, यहाँ अवंती में अशोक को कौन? बिंदुसार ने भेज दिया। लेकिन सुसीम जो था यहाँ तक लोगों से लड़ नहीं पाया और अपने पिताश्री यानी बिंबिसार के पास आया और उसके बाद सोच लिया कि सुसीम कुछ कर नहीं सकता है, तो अशोक को भेज दिया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में बहुत युद्ध हुआ और वहां पर जीत हुई। यहाँ तक पूरा के पूरा आ गया कि नहीं? अशोक के समय, अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा ये साम्राज्य किसका? ये साम्राज्य पूरा हो गया महाजनपद, एक ही महाजनपद यानी मगध महाजनपद। इस तरीके से सारे जनपदों को आपस में मिला लिया गया। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक तो मिला लिया गया सब के सब। अब उसी बीच में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, सुसीम के पिता की। सुसीम बड़ा बेटा होता है, इसलिए मगध का पूरा साम्राज्य इसके हाथ में होता है। और लेकिन इसके पास कम से कम 99 भाई और अलग से थे, 99 भाई। अब 99 भाई आके बोलने लगे कि जहां जहां कुछ कुछ जगहों पे हमें भी हमारा राज्य करने के लिए दे दो, कुछ हम अभी यहाँ वहां रह ले। लेकिन उसी में सुसीम ने कहा अशोक से कि ये सब आ गए, क्या करें हम? तब अशोक ने कहा कोई बात नहीं, आ गए तो हम संभाल लेते हैं। अशोक ने इसको मार दिया। कितने? 99 भाइयों को। एक भाई बोला सुसीम के सब क्या कर रहा है, इसको भी मार दिया। यानी 100 भाइयों को अशोक ने मार दिया, अपने 100 भाइयों को। और ये मारने के बाद इसका ये अपना यहाँ पे अपना मतलब कि राज्य अभिषेक अपना कराया था। तो कब कराया था? 269 ईसा पूर्व में यानी बीसी में इसने कराया था अपना राज्य अभिषेक। और उसके 8 साल के बाद 261 में बीसी में ये चला गया था अवंती पे, मतलब कलिंग पे हमला करने के लिए, क्योंकि कलिंग पूरी तरीके से हाथ में नहीं था। तो कलिंग पे भी हमला करने के लिए चला गया और यहाँ पे लोगों को मार पीट के अपना राज्य करने लगा। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो अशोक का सारनाथ में अशोक स्तंभ आप लोग देखे होंगे, चारों तरफ से उसका मुंह है, जो शेर देख रहे हैं ना, उसका चारों तरफ से मुंह है। इसका प्रतीक क्या होता है? क्योंकि कहा जाता है कि मतलब कि आगे पीछे जो भी आगे पीछे आए बाएं दाएं जो भी वो देख रहा है,
वो अपने राज्य को देखना मतलब देख रहा है कि हमारा यहाँ पे राज्य है, यह है, मतलब इसका प्रतीक यही होता है कि सब जगह हमारा है। तो ये अपने जगहों का धीरे धीरे अपना निर्माण किया और ये अपना आराम से इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सिर्फ अशोक का स्तंभ आपको बताना है। अभिलेख कितने अभिलेख, जो 14 अभिलेख थे, 13-14 अभिलेख जो इसे के हैं, कहाँ कहाँ है, जैसे हाथी गुफा कहाँ है, ये सारे अभिलेख में क्या क्या हुआ है ये आपको बताऊंगी। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तब तक के लिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।